ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। ठीक है, ये हमारा फाइनल लेक्चर है और ये मैं शेयर कर दी मैंने अपनी स्क्रीन। पहले उन टॉपिक्स को देख ले जो रह गए हैं। मॉसफेट हो गया था। मॉसफेट की दो टाइप हमने डिस्कस कर ली थी। पहली टाइप थी जो जंक्शनल थी, जो जेफेट था, जंक्शनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर हम उसके बाद एक और कैटेगरी थी जो आइसोलेटेड गेट था। आइसोलेटेड गेट में दो टाइप के बीजेट मॉसफेट्स मौजूद थे। जैसे कि तीन चीजें हमने डिस्कस की थी, दो थी, एक इन्हांसमेंट मॉसफेट जो बाइसिंग पे करंट इंक्रीज करता है, और एक डिप्लीशन मॉसफेट जिसके अंदर बाइसिंग पे करंट की कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है जी। तो मोस्ट कॉमनली यूज आर इन्हांस मॉसफेट जिनके अंदर जिसके सिंबल में कट्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने आइसोलेटेड गेट या आईजीबीडी का देखा था, एक ओवरव्यू के आइसोलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब इसमें क्या था कि आपके पास इनपुट का बिहेवियर एज अ मॉसफेट था और करंट कंडक्टिविटी लीनियर थी, यानी एज अ बीजेटी थी। तो वो कोम्बो था दोनों चीजों का। फिर हमने लेटरल ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा गूगल सर्च किया था, इस तरह की चीज सामने आई थी। ठीक है जी। अब एक ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं कि हमारे पास मॉसफेट के बाद कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है जी। सोर्स का मतलब इमिटर। सोर्स का मतलब इमिटर। ठीक है जी। इसमें क्या है, ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जैसा है जेफेट, लेकिन क्या है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ठीक है जी। ये इन है, ये आउट है, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। कौन सा इसका सोर्स टर्मिनल। ठीक है जी। ये इसके एनालिसिस है ये, लेकिन चूंकि कोर्स का पार्ट नहीं और फिजिकल सेशन में जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि सर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमने ये नहीं पढ़ा। बहरहाल मेरी कोशिश तो ये थी कि इन चीज़ों को हम पूरा कर लेते हैं। बहरहाल नो इशू। BFR 30 अवेलेबल है। चूंकि हम आज लास्ट लेक्चर है हमारा इस चीज़ का, तो हम इसको सिमुलेट मजीद नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है अब देखी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको सिमुलेट करके देख लें। ट्यूसडे का आपका पेपर है, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है जी। अच्छा जी। कॉमन गेट कॉमन, जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो लाता है आउट ऑफ फेज सिग्नल तो आएगा आएगा, फेज इन्वर्शन आएगी, समझ में आती है बात। ठीक है जी। अच्छा, ये ई मॉसफेट का भी कॉमन गेट एम्पलीफायर है, बात समझ में आती है। ठीक है जी। ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, जेफेट का कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है। ये क्या है, इसका कॉमन गेट एम्पलीफायर या कॉमन बेस एम्पलीफायर थे, कॉमन गेट एम्पलीफायर वही चीज़ है। गेट आपका ग्राउंड है, फिर वही इमीटर पे यानी कि सोर्स पे इनपुट है और ड्रेन से आउटपुट है। अमूमन इस तरह के सर्किट्स जो जी इफेक्ट के होते हैं वो होते हैं डिजिटल वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर। आपने देखा होगा ना बहुत सारी जगहों पे आप टच करते रहते हैं तो क्या होता है, आपका वॉल्यूम लेवल अप होता रहता है। उस चीज के अंदर ज्यादातर आपका ये इस्तेमाल में आता है। ठीक है जी। जेफेट कैस्कोड एम्पलीफायर। कैस्कोड क्या होता है, एक कास्केडिंग तो होती है ना कि एक लेवल से निकल के दूसरे लेवल में, एक कैस्केडिंग कहलाती है। यानी कि प्राइमरी एम्पलीफायर, फिर पावर एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ, ये कैस्केडिंग होती है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। कैस्कोड क्या था, an application in which common gate configuration is found is called cascode amplifier, commonly used for radio frequency application। ठीक है जी। जिसमें कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है कॉमन कैस्कोड एम्पलीफायर होता है, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है। कैस्कोड एम्पलीफायर इज वन in which a common source amplifier is common and a common gate amplifier connected in series। Common source and common gate amplifier are connected in series। ठीक है जी। लाते ये ऑसिलेशन भी इस्तेमाल होता है, हाई फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होता है, ये हमारे उसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो क्लास डी एम्पलीफायर है क्या, ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। ईयर प्लेजेंट अमूमन नहीं है, इसके हार्मोनिक्स ऐसे नहीं है जो इंसानी कान को या दिमाग को भले लगे, बट दे आर वेरी एफिशिएंट इन पावर यूज। अगर आप देखोगे अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं या इवन आपके जो यूएसबी बेस्ड स्पीकर्स आ रहे हैं लैपटॉप के साथ, वो यूएसबी पे
काफी तेज आवाज देते हैं, लेकिन आप वो ज्यादा सुन नहीं सकते, उसमें आपको एक अजीब सी एक नॉइस सी दिखती है, बिकॉज दे आर नॉट प्लेजेंट टू द ईयर, बिकॉज दे आर नॉट लीनियर, दे आर नॉट लीनियर। लीनियर का मतलब ये है कि वो साइन वेव पे नहीं है, ये पल्सेस पे बने हुए हैं। ठीक है जी, तो होता क्या है कि इनपुट को लेके पीडब्ल्यूएम कर देता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेट की जाती है एज पर योर सिग्नल। तो ये फिर उसको पुश पुश स्विचिंग एम्पलीफायर डाल देता है, जो आपका स्विचिंग मेथड है, जिसके अंदर आप स्टेप डाउन कर रहे हैं अपना मोबाइल चार्जर में, लैपटॉप चार्जर में, या यूपीएसएस के अंदर, या सोलर पैनल का जो इन्वर्टर है उसमें स्टेप अप कर रहे हैं, इसी बेसिस पे कर रहे हैं आप। फिर चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी को, फिर आपका एलपी होता है, लो पास फिल्टर होता है। लो पास आपके आउटपुट पे सिर्फ आउटपुट से मतलब उस एलपी फिल्टर की वजह से वो शेप आपका कुछ साइन वेव करीब होता है, इसीलिए आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड टाइप होती है, जो ह्यूमन एयर्स के लिए ज्यादा ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। ठीक है जी, अगर आप देखें तो जो क्लास डी एम्पलीफायर्स है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर वेरी हाईली एफिशिएंट। ठीक है जी, इसमें ऊपर लिखा हुआ भी है कि इन क्लास डी एम्पलीफायर इन आउटपुट ट्रांजिस्टर्स आर ऑपरेट एज अ स्विच इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग लीनियरली एज इन क्लास ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी। An advantage of the audio application is that the class D amplifier can operate in maximum theoretical frequency of efficiency of 100%। 100% theoretically हो सकता है, लेकिन अगर 90% भी हो रहा है तो वेरी वेरी एफिशिएंट एट कम्पेयर टू क्लास ए। एट टू क्लास ए जो है सबसे स्वीटेस्ट साउंड जो है वो आपकी क्लास ए में होती है, बट इट इज 25% एफिशिएंट। इट इज 25%, यानी कि अगर वो 100 मिली एम्पेयर आपसे कंज्यूम कर रहा है तो ऑडियो डिलीवर कर रहा है वो 25 मिली एम्पेयर की कर रहा है। ठीक है जी, क्लास बी एंड ए बी आर अप्रोक्सीमेटली 90% और 79%, ये थ्योरी कह रही है इसकी। ठीक है जी, हम लोग तो 60% उसे अज्यूम करते हैं, उसका डबल, बस डबल से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन बट ये थ्योरी कह रही है कि 79% तक हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा ब्रांडेड किस्म का डिजाइन होगा, तो इट कुड बी अप टू 79%। इस सर्वे है उसके ऊपर एनालिस्ट किया हुआ। इन प्रैक्टिस एफिशिएंसीज ओवर 90% कैन बी अचीव विद क्लास डी ओनली। डी से ही आप 90% तक जा सकते हैं थ्योरेटिकली, अगर वो 100 कह रहा है, 100 कोई चीज होती नहीं है, आउटपुट कैन नेवर बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है जी, तो ये देख लिया। अब हम एक करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक फिजिकल पिक्चर देख लेते हैं क्लास डी एम्पलीफायर की। ठीक है जी, मैं गूगल खोलता हूँ। 100 वॉट्स क्लास डी, मतलब 100 वॉट एक सफिशिएंट चीज है ना। अब आप अगर देखें, और अगर हम किसी ब्रांडेड एम्पलीफायर को देख लें, ये एम्पलीफायर का साइज जो है ये 100 वॉट का तकरीबन हो सकता है। ठीक है जी, सिंगल चैनल है, इनके ड्राइवर्स लिखे ना टीपीए, इससे आप अंदाजा लगाते हैं कितने वॉट का है। लेकिन 100 वॉट क्लास ए देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, मतलब कंपोनेंट के साइज से वो कितना बड़ा है क्लास ए एम्पलीफायर। सारे क्लास डी आ रहे हैं। कहीं बना हुआ मिल जाता मुझे। ये है अराउंड 50 वॉट, 100 वॉट क्लेम तो कर रहा है, लेकिन 100 वॉट होता नहीं। लेकिन आप बारह देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस इतना फ्लैट है ये। ठीक है जी, सारा गेम आपका पावर उसका है, मॉसफेट्स का है और एलसी फिल्टर का है। देखिए ये आपका 100 वॉट का एम्पलीफायर हो सकता है। ठीक है जी, ये 100 वॉट पर चैनल हो सकता है, लेकिन दो एक पीसीबी कितनी बड़ी है आप ये ट्रांजिस्टर्स के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये ले TDA 7498 सर्च कर लेते हैं। 7498। हाँ जी, फायरफॉक्स में खोल लीजिए।
ठीक है जी। ड्यूल बीटीएल क्लास डी, ब्रिज टाइड लोड क्लास डी एम्पलीफायर। ठीक है जी। अब इसमें जो आउटपुट है वो, यानी कि एक चैनल पे दो दो एम्पलीफायर है, और हर एम्पलीफायर से एक प्लस साइकिल के लिए एक माइनस साइकिल के लिए। ठीक है जी। लेकिन इसका अगर आप चिप का साइज देखेंगे या इसका सर्किट वर्किट देखेंगे तो ये बहुत छोटा, कितनी है ये, 36 पिन की एक आईसी है, सिर्फ 36 पिन की, और कितनी होगी, 1.5 बाय 2 बाय 2 की होगी, और क्या होगा। ये इन्होंने उसका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जो कि टिपिकल एप्लीकेशन या टेस्ट सर्किट है, बेसिकली टिपिकल एप्लीकेशन नहीं है। ये इसका लेआउट है, इसमें साइज लिखे हुए कितना बड़ा है साइज का है, अगर नीचे कहीं और गिवन है। ये है इसका एप्लीकेशन सर्किट। ठीक है जी। बट एज कम्पेयर टू क्लास एम्पलीफायर ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, साइज इफेक्टिव है, वेस्ट इफेक्टिव है, पावर इफेक्ट एफिशिएंट है। ठीक है जी। अगर वो 400 वाट लेके 25 वाट डिलीवर कर, 100 वाट डिलीवर कर रहा है, ठीक है जी, तो अगर वो 400 वाट लेके 100 वाट डिलीवर कर रहा है, तो ये 100 वाट लेके 100 वाट डिलीवर कर रहा है। ठीक है जी। इसलिए अमूमन जितने भी आपके डिजिटल सिस्टम जहाँ पे ऑडियो की जरूरत होती है वहाँ क्लास डी को यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर हाईली पावर एफिशिएंट। तो आपकी जो उनकी सोर्स सप्लाई होती है, ऑडियो सप्लाई होती है, उस पर ज्यादा लोड नहीं होता। ठीक है जी। बस ऐसे ही कि आगे तो जिक्र तो मैंने कहा, इसका इंट्रो करते चलो। अब ये आता मॉसफेट के साथ, ये बीजेडी पे नहीं होता, ये बीजेडी के ऊपर क्लास डी एम्पलीफायर नहीं होता। ठीक है जी। अब आ जाओ थायरिस्टर फैमिली के ऊपर। 4 लेयर और शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी क्या होता है, शॉकले डायोड है ये। ठीक है जी। अब शॉकले डायोड का जो है वो एक लिहाज से दो ट्रांजिस्टर आपके सीरीज में समझ ले कनेक्टेड है, एनपीएन और पीएनपी। इसकी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो अमूमन पावर कंट्रोलिंग के लिए आप समझ लें बस। ठीक है जी। आज असल में एस सी आर, ट्राइक एंड डाइक के ऊपर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है जी। अभी तक आपने जो रेक्टिफायर पढ़ा था वो एक डायोड रेक्टिफायर था, सिंपल। उसमें क्या था, दो जंक्शन थे, उसमें या तो साइकिल आता था या साइकिल आउटपुट पे नहीं आता था। अब इसमें क्या है, आपकी मर्जी आप साइकिल कितना लेके जाए। इसमें आपकी मर्जी है कि आप कितने डिग्री तक का सिग्नल पास सॉरी, कितने डिग्री तक का सिग्नल पास आप करवा सकते हैं। ठीक है जी। कितने डिग्री तक का सिग्नल आप पास करवा सकते हैं, इसीलिए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। और चूंकि सिलिकॉन बेस्ड है, उमान ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है, तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR। ठीक है जी। ये समझ लें आपके दो ट्रांजिस्टर लगे हुए, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है जी। तो क्या लगे हैं, दो ट्रांजिस्टर लगे, एनपीएन और पीएनपी। अब इसका फायदा क्या है कि आप डीसी सिग्नल को अपनी मर्जी से या एक साइड को अपनी मर्जी से आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें क्या आपके पास पीएनपी और एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन से आपका थायरिस्टर डेवलप किया गया। ठीक है जी। एससीआर को ऑन करने का तरीका ये कि आप इसका गेट पल्स दे दें, ऑन हो जाएगा। ऑफ कब होगा, जब आप या तो आप पल्स अगर हटा लेते हैं, या तो पल्स हटा लें, या रिवर्स पोलैरिटी दे दें। या तो आप अगर फर्स्ट करें गेट पे प्लस देने पे ऑन हो रहा है, तो गेट पे जैसे ही माइनस आएगा तो एससीआर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। आसान तरीका समझने का यही है कि आपने पल्स दी, या ऑन हो गया। अब जब रिवर्स पल्स देंगे तो ये ऑफ होगा। अगर आपने एसी साइकिल इनपुट भी दिया है तो वो एक साइकिल पे ऑफ और एक साइकिल पे ऑन होगा। चूंकि हाफ साइकिल पे काम कर रहा है, इसलिए सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। अब लाइट एक्टिवेटेड एससीआर, अब भाई जिस तरह से ये ऑप्टो कपलर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, या फोटो ट्रांसफर था, बाइस से जाता था वो लाइट पड़ के, अब वही उससे आगे सिर्फ एक जंक्शन तो एक्स्ट्रा करना है, तो क्या हो गया, लाइट एक्टिवेटेड एससीआर हो गया। ठीक है जी। लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, LASCR। ठीक है जी। जब लाइट पड़ेगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखिए आपका हाफ वेव पावर कंट्रोल। हाफ वेव पावर कंट्रोल मतलब ये है कि सिर्फ 0 से लेके 180 डिग्री या 180 डिग्री से लेके
360 तक किसी एक जगह ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स पोलैरिटी। ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा कि ये क्या कर सकता है, जहाँ से पल्स देंगे तो ये आपके अपने उस ट्रिगरिंग पल्सेस के पॉइंट से ये करेगा, आपका आउटपुट देगा। आप अगर इसे फुल वेव देते हैं तो ये आउटपुट पे मोस्ट प्रोबेबली फुल वेव देगा। अगर आपने 45 डिग्री पे पॉइंट किया तो जो आउटपुट आएगा वो 45 डिग्री लेस होकर आएगा। अगर आप 90 डिग्री पे पॉइंट किया तो वो 90 डिग्री कट के आएगा। ऑलरेडी 180 आ रहा था, आपने 90 डिग्री पे अगर आपने उसको एक्टिव किया या फायर किया, ठीक है, ये कहलाता है ओमन फायरिंग एंगल कहलाता है। या किसी कंडक्शन एंगल आपने इसका सेट किया तो क्या करेगा, ये उसी पॉइंट पे आके कंडक्शन करेगा। और ये अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि आपने गेट पे कितने वोल्ट देंगे, और उतना ही साइकिल आपका आउटपुट पाएगा। ठीक है जी। काम करते हैं, इसको हम बना के एक नजर देख लें ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो पावर एप्लीकेशन है, इसका होना बहुत जरूरी है क्लियर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें कोई नंबर मिल जाए तो हमारा मल्टी सिम ऑन हो रहा है। डाइएक्ट तो आ गया, एससीआर समझ आ जाएगा तो ट्राइक और डाइक भी समझ में आ जाएगा। वाह, यूजेटी, ये तो मुझे याद ही नहीं कि यूजेटी भी पढ़ाते। ऑसिलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है यूजेटी। 2N6397, जरा सर्च करते हैं ये है या क्या है। 2N6394, 2N6394। चलो जी, SCR फैमिली में जाते हैं। रजिस्टर्स। जी। SCR, IGBT आ गया, SCR। ठीक है, ये आ गया। और हमें क्या बनाना है इसके लिए, ये सर्किट। चलो इसी को बनाते हैं। 6027, 2N6027 देख लेते हैं वैसे। टू होगा कि उसमें दिया हुआ 6। काम ही आसान हो गया ना हमारा। ठीक है जी। और 2N6397 बेहतरीन हो गया ये। अच्छा जी, गेट नीचे आएगा, इसका गेट इसके। फायरिंग एंगल समझना है ना, बस काफी हमारा काम इसमें हो जाएगा। अच्छा जी, 4003। और ये क्या है, 10 ओम। ठीक है जी। ये इंडक्टर निकालो। 51 मिली हेनरी।
ठीक है जी, 51 मिली हेनरी हो गया। अब आ जाए जी 175, चलो 200 करें। 39 के एंड 10 ओके। $39। डायोड लेते हैं 1N4003। बस 3 या उससे अबव चाहिए ना। ये लीजिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए ओके। बेसिकली पोटेंशियोमीटर चाहिए इससे। 10 के। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें। इंटरएक्टिव। जरूरत है इंटरएक्टिव की। मैं इंटरएक्टिव सर्च नहीं कर रहा हूँ, नहीं ना 170 चाहिए। ठीक है जी। सोर्सेज एसी पावर सोर्स। व्हाट एल्स इज लेफ्ट। ग्राउंड चाहिए, 4 ग्राउंड 5। 1 2 3 4। क्या हो गया? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। तो कनेक्ट करते हैं। ये किस्म का जोबल टाइप नेटवर्क है ये बना लिया। और इसमें डायोड फ्लिप होगा। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। एक रेजिस्टेंस लगा और पोटेंशियोमीटर का आ गया।
170 है ये। ठीक है जी। चाहे सोर्स यानी कंट्रोल वोल्टेज प्लेस करें और थायरिस्टर के कनेक्शन, एससीआर कनेक्शन करें। नोड गेट या कैथोड टू गेट। ठीक है जी। ये आ गया इधर, ग्राउंड कनेक्ट हो गया। नो सॉरी। ठीक है जी। और ये आ गया। अब हमें इसका वेव फॉर्म देखना होगा, तो मैं इस पे लगा लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो एंगल कंट्रोल होगा, तो हम यहाँ पे उसे लगा लेते हैं। अब ये तो जगह ऐसी है कि जो पहली ग्राउंड पे तो यहाँ विजिबल नहीं होगा, और मैंने इसे ठीक है जी। फाइल सेव एज 43। चीजें काफी हद तक बन चुकी हैं, लेट्स स्टार्ट इट। पहले मैं इसके वोल्टेज सेट करूँ। ठीक है जी। अब आप देखते, देखिए आपका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, पीक बढ़ती जा रही है, साइन वेव बन गई। और जब इसे रेजिस्टेंस इसकी बढ़ाते जाएंगे, एंगल भी आपका कंट्रोल होता जाएगा। ठीक है जी। ये ऐसी छोटी सी कोशिश थी कि आप थायरिस्टर और उसकी फैमिली की एक्टिविटी को समझ सके। ठीक है जी। चले जी। बस मेरे ख्याल में फिलहाल इतना ही काफी है। ओपैम को एक नजर देख लेते हैं, अगर वहां कोई जरूरत पड़ती है तो उसको हम सिमुलेट करके देख लेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो ये मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ, और ये दो टैब भी बंद कर दूँ। काफी चीजें डिस्कस हो गई, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए की थी डिस्कस कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो बात आ गई, अभी हमने डाइक और ट्राइक को नहीं देखा। चलो ये डाइक को भी देख लेते हैं। ये तो हमने एक एस सी आर चेक किया, अगर इस तरह से आपका दो एस सी आर हो जाए, क्योंकि गेट कॉमन और एनोड कैथोड रिवर्स में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट हो, तो क्या बन जाएगा वो, ये एक साइकिल कंट्रोल कर रहा है, वो दो साइकिल कंट्रोल करने वाला डिवाइस बन जाएगा। ठीक है जी। यानी कि गेट कॉमन कर दें, और एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड दूसरे उसके पिंस को पैरेलल कनेक्ट कर दें, तो नीचे क्या होगा, बन जाएगा वो ट्राइक बन जाएगा। ठीक है जी। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। एक साइकिल के लिए एक साइड, दूसरी साइकिल के लिए दूसरी साइड। ठीक है जी। इसी का एक और कंपोनेंट में गेट नहीं होता।
वो क्या है आपका डाइक है। ठीक है, ये डाइक ये रहा। अब डाइक का क्या है, ये डाइक और ट्राई की कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल होती है आपके फैन के डिमर में। फैन के डिमर में। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपका ट्राई का आ गया, उसका फायरिंग कंट्रोल करने के लिए, जीरो को क्रॉस करने के लिए, जीरो क्रॉसिंग सर्किट या जीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी बहुत सारी पूरी थ्योरी आपका डाइक लग गया। डाइक तकरीबन वैसे ही है जैसे ट्राइक होता है, बट इट हैज नो गेट, इट हैज नो गेट। Dioc is a two-terminal, four-layered similar device that can conduct current in either direction when activated. The basic construction and schematic symbol for the dioc is shown in this. Notice that there are two terminals labeled A1 and A2. The top bottom layer the content बहुत अच्छा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी। अभी एक्टिव कैसे होता है जरा पढ़ लीजिएगा। ट्राइक के अंदर एक्टिव करने के लिए गेट मौजूद है, एक वक्त में एक साइड ऑन होती है, दूसरे वक्त में दूसरी साइड ऑन होती है। ठीक है जी, फायरिंग एंगल अब ये दोनों तरफ कर रहा है, और एससीआर के अंदर ये एक तरफ कर रहा था, ये आप देख चुके हैं। अभी एससीआर में ये एक तरफ कर रहा था, और ट्राइक के अंदर दोनों कर रहा था। जब भी आपका फैन प्रॉपर काम कर सकता है डिमर सर्किट में। सिलिकॉन कंट्रोल स्विच तो फिलहाल हम स्किप करते हैं। यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि इसके अंदर एक चैनल है और दूसरा उसका गेट है या जंक्शन है, बेस कह लें या। वैसे इसमें जो चैनल है वो बेस कहलाता है, ये आप देख लें यहाँ पे। और इमीटर आपका इसमें कलेक्टर नहीं होता, तो बेस इमीटर ही आपको फॉरवर्ड करना होता है ना। बस तो उससे बेस वन और बेस टू के बीच में फर्क पता चल जाता है, करंट के बीच में। खैर ये बाकी बातें ज्यादा हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वरना क्लास में लोग कह रहे थे कि तब बहुत एडवांस्ड हो गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है जी, ये सिंगल जो है ना, ये सिंगल ये है एम्पलीफायर का सिंबल। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या थ्योरी की बुक्स में आप जो पढ़ते हैं, इसको एज ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर भी कहते हैं जिससे आप ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फंक्शन जिसको कहते हैं ना, वो आप ऑप एम्प से कर सकते हैं। यानी कि वोल्टेज को ऐड कर लें, वोल्टेज को माइनस कर लें, इंटीग्रेट कर लें सिग्नल को, डिफरेंशिएट कर लें सिग्नल को। तो ये सारे ऑपरेशन आप किस पे कर रहे होते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर। इसलिए ये ऑपरेशन एम्पलीफायर कहलाती है, और ये बहुत आराम से कर देती है, डिफरेंस निकाल के दे देगी, ऐड कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, इस तरह की चीजें। ठीक है जी, तो किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की 5 पिंस या 5 टर्मिनल लाजमी है। एक वो इनपुट जहां पे आप सिग्नल देंगे तो आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा। एक वो टर्मिनल जिसका आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आपका बढ़ के तो आएगा, लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। फिर एक वो टर्मिनल है जिसका आप इनपुट देंगे तो आउटपुट इन फेज आएगा और गेन +1 होगा। मतलब अगर 10 है तो 10+1, 20 है तो 20+1, क्योंकि इसमें एक वन गेन की स्टेज ऐड हुई हुई होती है। एक आउटपुट टर्मिनल होगा और दो सप्लाई के टर्मिनल होंगे, जो स्प्लिट सप्लाई लगेगी, इसमें प्लस माइनस वाली। प्लस और ग्राउंड भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमन प्लस और माइनस की प्रोविजन इसमें गिवन होती है। आइडियल ऑप एम्प, प्रैक्टिकल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प के अंदर ये दो तीन चीज आ गई। इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, यानी कि ए बी जो है, गेन ए और बी छोटा वाला वोल्टेज गेन, तो इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल के अंदर। और उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बैंडविड्थ आपकी इनफाइनाइट होता है। ये क्या आपके पास आइडियल है। ठीक है जी। इनफाइनाइट इनपुट एम्पीडेंस, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट एंड जीरो आउटपुट एम्पीडेंस। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट हैं जो कि आइडियल ओपैम्प के या ऑपरेशन एम्पलीफायर के। प्रैक्टिकल में क्या है, इसके आगे थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएगा। हाई वोल्टेज गेन, हाई इनपुट इम्पीडियंस, लो आउटपुट इम्पीडियंस। ठीक है जी, वेरी हाई वोल्टेज गेन, वेरी हाई इनपुट इम्पीडियंस, वेरी लो आउटपुट इम्पीडियंस। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल ऑपैम्प है। जितना ज्यादा आपका गेन होगा उतना अच्छा एम्पलीफायर कहलाएगा, जितनी अच्छी इनपुट इम्पीडियंस होगी उतना अच्छा एम्पलीफायर कहलाएगा, जितनी अच्छी आउटपुट इम्पीडियंस, जितनी लो आउटपुट इम्पीडियंस होगी वो क्या कहलाएगी आपकी अच्छी ऑप एम्प कहलाएगी। और जितनी मैक्सिमम वो बैंडविड्थ दे सकता है, अगर वो फर्स्ट 20 किलोवाट दे रहा है और एक 100 किलोवाट दे रहा है, तो आप 100 वाले को रिकमेंड करेंगे। ठीक है जी। अभी मुख्तलिफ है सिंगल एंडेड मोड में,
इन्वर्टिंग मोड एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डबल एंडेड, दोनों में इनपुट आ रही है। अब आउट ऑफ फेज देंगे तो आउटपुट का डिफरेंस आएगा, इन फेज देंगे, इन फेज देंगे तो कुछ नहीं आएगा, आउटपुट देंगे, आउट ऑफ फेज देंगे तो डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। सी एम आर आर कॉमन मोड डिटेक्शन रेशो, तो जितना कॉमन सिग्नल को हटा के जो उनका डिफरेंस है वो आउटपुट आ जाएगा, हो जाएगा CMR। जितना CMRR अच्छा होगा उतना अच्छा ऑपएम्प कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, फीडबैक दी जाती है एक टर्मिनल से, अगर आप इनपुट दे रहे हैं दूसरे इनपुट आप फीडबैक दें, ताकि सिग्नल का लेवल कंट्रोल कर सकें। क्यों आपकी नॉइज जो है वो हायर टॉप पे या पीक्स पे होती है, उनको आप एम्पलीट्यूड किया जाता है, या वो सिग्नल या वो फ्रीक्वेंसी जो आपके लिए अनवांटेड होती है वो आप फीडबैक में देते हैं तो उससे माइनस होकर आती है। तो आपके पास दूसरे प्योर सिग्नल है वो काम में आता है। जैसे आप नॉइज कैंसिलेशन का आपने हेडफोन में सुना होगा ना, तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म आपका फीडबैक भी है। तो नॉइज आउटपुट लेवल तो कम करता है, लेकिन नॉइज कैंसिल यानी कि अनवांटेड सिग्नल से माइनस होता है। तो ये इसकी एम्पलीफायर के टोपोलॉजीज या मोड्स ऑफ ऑपरेशन हो गए। तो इससे कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। ठीक है जी, देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। इससे मुतालिक सिर्फ मैं थ्योरी पूछूंगा और कुछ भी नहीं पूछूंगा बहरहाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। समिंग एम्पलीफायर कंपैरेटर देख लेते हैं पहले, कहाँ गया कंपैरेटर। ये कंपेयर करेगा दो सिग्नल्स को और आउटपुट दे देगा। तो जिस तरह की इनपुट टर्मिनल इस्तेमाल होगा वैसी आपकी आउटपुट आएगी। समिंग एम्पलीफायर जो मल्टीपल इनपुट्स लेके सिंगल आउटपुट दे, वोल्टेज को ऐड करके दे, वो समिंग एम्पलीफायर हो गया। देखें इसके अंदर क्या हो गया बेटा। देख रहे हैं आप, ये दो उसमें प्लस 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 दो इनपुट्स हैं, इनको सम करके आउटपुट दे देगा। इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, ये अगर आपका सिस्टम को आउटपुट आपकी चौड़ी है यानी कि स्क्वायर वेव से इंटीग्रेट करके स्मॉल कर रहा है, सिर्फ पीक बताएगा, कोई कितने लेवल तक पीक जरूरी नहीं है इतनी देर तक आए। ये एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट बता देगा भाई ये पीक है भाई 5 वोल्ट, उसमें वेरिएशन तो है नहीं। तो बजाय मैं 5 वोल्ट और टी टाइम लिखूं, 5 वोल्ट ही लिख लूं खाली 0 टाइम, तो सिग्नल मेरा छोटा हो गया सैंपल। ठीक है जी। ये इंटीग्रेटर है, स्क्वायर वेव देंगे ट्राइंगल वेव आउटपुट देगा। डिफरेंशिएटर क्या करेगा, आप उसे ट्राइंगल देंगे वो आपको स्क्वायर करके दे देगा, वो हो गया आपका डिफरेंशिएटर। ठीक है, ये डिफरेंशिएटर आ गया। आपने से ट्राइंगल वेव दी, ये स्क्वायर वेव दे देगा आपको। ठीक है जी, डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन बढ़ा दी, सिग्नल बढ़ा दी। ठीक है जी, ये दो चार चीजें थी, बस अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्या चीज है, इसमें कहा अमन या फ्री है, उसमें इस्तेमाल होता है। 741 एक बहुत कॉमन किस्म का कंपैरेटर है, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो हमें इस्तेमाल होता है। ये प्री एम्प्स में इस्तेमाल होता है क्योंकि आपके जो इनपुट सिग्नल उन्हें एनहांस करता है। जब एक दफ़ा सिग्नल डिजायर्ड लेवल तक एनहांस हो जाता है, उसकी फिल्टरिंग हो जाती है, उसकी बैंड पासिंग हो जाती है, उसके बाद उसे एम्पलीफाई किया जाता है पावर एम्पलीफायर की तरह। ठीक है जी। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रो रहा आपके तमाम एंड के टॉपिक्स का। मैं असाइनमेंट एक दफ़ा खोलने जा रहा हूँ, इसको एक नज़र देख लीजिए। मुझे किसी ने कहा कि इसमें असाइनमेंट नंबर 2 आ गया है, 3 के अंदर भी LMS का, तो भाई आपके पास यहाँ तो मौजूद ही है। ठीक है जी, ये आपने पढ़ लेना, उसका बता रहे हैं बता देना। ये आपने फिगर को सिमुलेट करना है, ये वो एग्जाम्पल जो आपने करनी है। इससे मिलता जुलता आपका, इससे रेलेवेंट, इसके जैसा या ऐसा कुछ चीजें चेंज करने के बाद आपके पेपर में सवालात आएंगे। कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा यानी कि कुछ मैं फॉर्मूले दे दूंगा, और आपके पास ये किया हुआ होगा तो आप इसे
कर लेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 भी मैं खोल लेता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम और एक्सरसाइज को आप दोबारा रीसॉल्व कर लें तो आपके पास फायदा ये होगा, इसी तरह के सवाल आप पूछ पाएंगे, पेपर के अंदर आएंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, एक आध सवाल मैं अपनी मर्जी का दूंगा थोड़ा टेढ़ा, जो कि किससे होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट से होगा। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।